यह भी एक तुर्की शासन था, लेकिन उसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित करना था। उसने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज द्वितीय से पराजित हुआ था? और वो वर्ष था 1991। पृथ्वीराज द्वितीय से 1991 में तराइन के प्रथम युद्ध में मुस्लिम शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, तो तराइन के जितने भी युद्ध हुए उनको संक्षिप्त में व्याख्या करो। तराइन के दो युद्ध हुए थे। पहला युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इस युद्ध में गौरी की जीत ने भारत में तुर्की शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। उसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। 711 में अब्दुल्लाह और बुदैल के नेतृत्व में सिंध के क्षेत्र पर अरबों का पहला आक्रमण हुआ था। अरबों ने 712 में 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में दाहिर को परास्त कर सिंध पर विजय प्राप्त किया। भारत पर अरब के आक्रमण के साक्ष्य चचनामा और मीर मोहम्मद मासूम की पुस्तक तारीख़ सिंध या मासूम सिंध से प्राप्त होती है। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र कब नष्ट हो गया? ये 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया। नालंदा की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में की थी। ये प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के स्थित महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा केंद्र था। नालंदा प्राचीन शिक्षण संस्था मध्य केंद्र 1200 ईस्वी में था। 1200 ईस्वी में नष्ट हुआ। ठीक है, इसको 1197 में ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में एक संक्षिप्त व्याख्या करो। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया। सबसे पहले गुलाम वंश आया, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। इसके बाद खिलजी वंश आया, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। फिर तुगलक वंश आया, जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया। इसके बाद सैयद वंश और फिर लोदी वंश का शासन रहा। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया और किसने सबसे अधिक अवधि तक शासन किया? दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासन खिलजी वंश ने किया, केवल 30 साल। वहीं सबसे लंबे समय तक तुगलक वंश ने शासन किया, लगभग 94 साल। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश के संस्थापक थे। खिलजी के सुल्तानों के अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 में प्रसिद्ध योग्य शासक है। इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। ठीक है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक संक्षिप्त व्याख्या करो। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। उसने 1206 से 1210 तक शासन किया। वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था और गोरी की मृत्यु के बाद उसने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाया। 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की नींव रखी। ऐबक का साम्राज्य उत्तर भारत में फैला था। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की नींव डाली। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? और वो था गुलाम वंश का। गुलाम वंश का स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यह गौरी का गुलाम था। इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा और 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, लौ और रक्त की नीति बलबन ने अपनाया था। ठीक है, लौ और रक्त की नीति कठोर नीति गुलाम वंशीय शासक बलबन ने 1266 से 1287 में तक ये थे इन्होंने अपनाई थी। बलबन के विद्रोहियों को कमजोर करने और मंगोल आक्रमण की रक्षा के लिए नीति अपनाई गई थी लौ और रक्त की। बलबन ने राजस्व सिद्धांत को ऊंचा करने के लिए सेदा और पाबोस प्रथा की आरंभ किया था। बलबन ने नौरोज त्योहार शुरू करवाया। इसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। मोरक्को का निवासी था। इसका मूल नाम शेख फतह अबू अब्दुल्ला था या अब्दुल्ला मोहम्मद बिन
बबूता था, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 में मोहम्मद तुगलक अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इसने अपनी यात्रा वृतांत रेहला नामक ग्रंथ में लिखी थी। ठीक है। भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया 1398 में। ठीक है। तुगलक वंश के अंतिम शासक नशीरुद्दीन मोहम्मद 1394 से 1412 में शासनकाल में 1398 में समरकंद के शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। इस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव डाली थी, गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक वंश की स्थापना गाजी या गयासुद्दीन तुगलक, इसका संबंध कोरोना जाति से था। गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 में गद्दी पर बैठा। इसने सिंचाई के लिए कुएं, नहरों का निर्माण कराया। इसने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना भी की थी। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए थे, गयासुद्दीन का, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की ये 1296 से 1316 माना था। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 माना था। इसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य तक फैला था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सल्तनत में खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी की मुख्य विजय थी गुजरात विजय 1399 से 1300 में, 1299 से 1300 ईस्वी तक, रणथंभौर विजय 1301 में, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1303 में, मालवा मांडू पर 1305 में, सिवान पर 1308 में और जालोर पर 1311 में। ठीक है। खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? और वो था सैयद वंश। ठीक है। सैयद वंश के संबंधित एक विस्तृत व्याख्या करो। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था, जिसने 1414 से 1451 तक शासन किया। इस वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी, जो तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली का शासक बना। सैयद वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत को फिर से संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। 1451 में लोदी वंश ने सैयद वंश को हराकर दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार कर लिया। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा? वो था 1489 से और 1517 तक। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक बहलोल लोदी का पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसका मूल नाम निजाम खां था और इसे 16 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यह स्वर्णकार हिंदू माता की संतान थी। यह सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की और काले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 को मृत्यु हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बारे में एक संक्षिप्त व्याख्या करो, जो कम से कम 3 मिनट का हो। विजयनगर साम्राज्य एक शक्तिशाली दक्षिण भारतीय साम्राज्य था, जिसने 1336 से 1646 तक शासन किया। इसकी स्थापना हरिहर राय प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने की थी। यह साम्राज्य अपनी सैन्य शक्ति, कला और वास्तुकला के लिए जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय था, जिसने 1509 से 1529 तक शासन किया। उसके शासनकाल में साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 में तालीकोटा के युद्ध में हुआ। इस युद्ध में विजयनगर की सेना को बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर की संयुक्त सेना ने हराया था। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासक को कहता है और वो कहता है नरपति को। ठीक है। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को नरपति, लोगों का स्वामी कहा जाता है। अश्वपति विजयनगर के स्वर लोकप्रिय परंपराओं के दक्कन के सुल्तानों को घोड़े की स्वामी अश्वपति कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है तुलुप वंश। तुलुप राजवंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने तुलुप वंश राजवंश की स्थापना की थी। वीर नरसिंह ने तुलुप राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है। और तुलुप वंश 1505 से 1565 की स्थापना नरसा नायक के वीर पुत्र वीर नरसिंह ने की थी। इतिहास में से द्वितीय बाला पहाड़ की संज्ञा दी गई थी। तुलुप वंश का विजयनगर का तीसरा राजवंश था। तुलुप वंश में 6 शासकों ने 60 वर्ष तक शासन किया। ठीक है। तुलुप वंश के 6 शासकों ने 60 वर्ष तक शासन किया। ठीक है। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? किस प्राचीन समाज में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? और वो विजयनगर साम्राज्य में 1336 से 1646 तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। इसमें अपना हरिहर प्रथम और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किए थे। इसमें प्राचीन साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। ठीक है।
नेक्स्ट, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? विजयनगर राज्य जो है तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है। विजयनगर राज्य तुंगभद्रा नदी किनारे उत्तर तट पर स्थित है। इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्रमशः अनेगुड़ी और अनेगोंडी और विजयनगर और पेनुकोंडा और चंद्रगिरी थी। हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी थी। प्रतिनिधित्व करता था विजयनगर का वर्तमान हम्पी हस्तिनावती है, ठीक है, हस्तिनावती है। विजयनगर साम्राज्य के स्थापक कौन था? और वो था हरिहर और बुक्का थे, ठीक है। दो भाइयों ने 1336 में की थी। वर्तमान में विजयनगर का नाम हम्पी हस्तिनावती है। विजयनगर साम्राज्य के 3 राजवंशों ने शासन किया। संगम वंश, ये थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, इस चीज को जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश, सालूब वंश और तुलुब वंश और आर्यवड़ु वंश के बारे में संक्षिप्त में एक एक करके बताओ। संगम वंश विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था। इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। सालू वंश ने 1485 से 1505 तक शासन किया। तुलु वंश 1505 से 1570 तक चला और आरवीडु वंश ने 1570 से 1672 तक शासन किया। क्या आप इनमें से किसी वंश के बारे में और जानना चाहते हैं? अब हम पढ़ेंगे सिख धर्म भक्ति आंदोलन, ठीक है। तो सिख धर्म और भक्ति आंदोलन के बारे में संक्षिप्त व्याख्या करो। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। ये एकेश्वरवाद में विश्वास रखता है और मूर्ति पूजा का विरोध करता है। सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं, जिनमें से अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी थे। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत में एक धार्मिक आंदोलन था जिसने ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति पर जोर दिया। इस आंदोलन में कई संत और कवि हुए, जैसे कबीर, मीराबाई और सूरदास। भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों को प्रभावित किया। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवारकों में से कौन था? वो थे शंकराचार्य। मध्य युगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवारकों में से एक शंकराचार्य थे। इनके द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक परंपरा में अद्वैतवाद पाया जाता है। इस काल में सामाजिक धार्मिक सुधारों का समाज के विभिन्न तरह के भगवान की भक्ति का प्रचार किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसे किया था? गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन को 1706 में मध्यकालीन भारत में गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। इस काल में शेख फरीद, संत कबीर, नामदेव और तेग बहादुर जैसी अन्य हस्तियों ने लेखनी को जोड़ा जाता है। ग्रंथ आदि ग्रंथ को श्री गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है, जिसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था। यह पुस्तक गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है, ठीक है। यह पुस्तक गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? और वो थे गुरु नानक देव, ठीक है। सिख पंथ के संस्थापक तथा सिखों के पहले गुरु देव की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। इनका जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के रावी नदी किनारे स्थित आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तलवंडी नामक स्थान में हुआ था। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को विरोध किया और मूर्ति पूजा को निरर्थक माना, ठीक है। वर्ष डैश में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की समांतर बैठक बुलाई और खालसा तक की नींव रखी, अथवा पवित्र। खालसा मतलब पवित्र। ये 1699 में, ठीक है, 1699 में, ठीक है। इसमें खालसा पंथ की स्थापना की। जो सैनिक संतों का विशिष्ट समूह था, इसमें इस्लामिक युग के सिखों में उत्पीड़न की खालसा की स्थापना को प्रेरित किया। जो अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता पथ है। खालसा ऐसे पुरुषों और महिलाओं के जिनके सिख गुरुतमाम समारोह में भाग लिया हो और जो सिख आचार संहिता और परंपराओं के सख्ती से पालन करते थे। तब 5 भौतिक वस्तुओं केस, कंगा, कड़ा, कच्छा और कृपाण धारण करते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में कोई विकल्प नहीं है, इसमें तो कोई नहीं है, ठीक है। 10वें आखिरी सिख गुरु कौन थे? ये थे गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10 गुरु हुए थे, जिनके नाम में गुरु नानक देव, ठीक है, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरराय, ठीक है, ठीक है, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। स्पष्ट है कि सिख धर्म के आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, ठीक है। लंगर परंपरा की शुरुआत किसने की थी? लंगर परंपरा की शुरुआत गुरु नानक ने किया था। सिख पंथ की स्थापना गुरु नानक की थी। वे सिख के पहले गुरु थे। उन्होंने सिख प्रचार के लिए संगठनों की स्थापना और लंगर परंपरा की शुरुआत किया। ये गुरु लाहना गुरु अंगद ने नानक द्वारा स्थापित लंगर व्यवस्था की स्थापना है। सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलन किया था। और ये ऑप्शन नंबर है सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। इन्हें अमृतसर नगर
पूर्व नाम रामदासपुर का निर्माण पूरा करवाया। उन्हें अमृतसर और संतोष नगर नामक तालाब बनवाया। इन्होंने अमृतसर तालाब में मध्य हरिमंदिर साहिब का निर्माण करवाया, जिसकी नींव सूफी संत मियां मीर के द्वारा रखा गया। जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद के आरोप में गुरु अर्जुन देव को 30 मई 1606 में फांसी दे दी थी। किस मुगल शासक ने के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था? और थे जहांगीर। ठीक है। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? और वो थे रामानंद को। ठीक है, किस जाता है? रामानंद को। ठीक है। भक्ति आंदोलन का आरंभ 1800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में अलवार नैनो द्वारा हुआ था। भक्ति आंदोलन का नेता रामानंद को उत्तर भारत में लाए। इन्होंने लोगों को यह सिखाया कि भगवान राम के प्रति प्रेम और समर्पण रखने तथा इनके नाम के उच्चारण से मुक्ति पाई जा सकती है। ठीक है। इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता? एक मिनट देखिए, 1333 में इब्न बतूता भारत पहुंचे। ठीक है। 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया। 1498 में वास्को डी गामा कलिकट में आए। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में 1506 में नहीं 1469 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक गांव तलवंडी वर्तमान में नानक साहब में हुआ था। इसका विकल्प बी सही है। ठीक है। बीजक कबीरदास के हैं। ठीक है। बीजक कबीरदास की रचनाएं हैं। सूरदास की रचनाएं हैं सूर सागर, सुरावली, साहित्य लहरी। ठीक है। और विद्यापति जो है कार्तिलता या कार्तिक पताका, कार्तिलता कार्तिक पताका, पुरुष परीक्षा और भू परिक्रमा है विद्यापति की रचनाएं। ठीक है। नेक्स्ट मुगल काल यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है। संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में हुआ था, और ये हुआ था शाहजहां के समय में। ठीक है। शाहजहां के समय में ये सब बहुत चीजें हुई थी। ठीक है। संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा जैसे पित्रा दूरा या पत्थर रंगीन पत्थर जड़ा का काम सर्वप्रथम शाहजहां के समय में शुरू हुआ था। इस काल का महत्वपूर्ण उदाहरण ताजमहल और एतमादुल्ला का मकबरा है। जजिया पर फिर से कर लगाने वाला मुगल शासक था औरंगजेब था। ठीक है। इतिहास में जजिया पर एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से पूछा जाता था। भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय भारत के बाद देखने को मिलता है। सर्वप्रथम उन्होंने भारत के सिंध प्रांत के देवाल में जजिया कर लगाया था। जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक अकबर तथा औरंगजेब ने फिर से जजिया कर लागू किया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? वो मुगल सम्राट का था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। इस समय मुगल दरबार बादशाह अकबर द्वारा 1556 से 1605 तक शासन किया था। 31 दिसंबर 1600 को व्यापारियों के एक समूह जिसने खुद को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल किया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार का अधिकार हो गए मुगल सम्राट में। ठीक है। अकबर के सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय इसके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी भी जाता है? राजा टोडरमल को। अकबर का सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय राजा टोडरमल को जाता है। वो अपने समय में एक योग्य राजस्व अधिकारी थे। पूर्व में उन्होंने शेरशाह के दरबार में सेवा दी थी। भू राजस्व की जब्ती प्रणाली की शुरुआत टोडरमल ने किया था जब्ती प्रणाली की शुरुआत। ठीक है। निम्नलिखित में से किस लड़ाई के मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया? ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम के बीच में, दूसरी लड़ाई इनके बीच में लड़ा गया था। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच। ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1556 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 को, सॉरी 56 नहीं 20 वर्ष 56 तो लास्ट वाला हुआ था। 1556 ये। ठीक है। दूसरी लड़ाई सॉरी इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, इब्राहिम लोदी मारा गया था, नए मुगल सम्राट की नींव पड़ी थी। ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1956 को अकबर और हेमू के बीच लड़ी थी। इस युद्ध में अकबर का विजय हुआ था, अकबर तथा हेमू की पराजय हुई थी। इस प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप अकबर के बीच हुआ था, जिसमें से अकबर विजय हुआ था। अतः स्पष्ट है कि विकल्प बी सम्मिलित नहीं है। पानीपत की पहली लड़ाई 26, दूसरी 56 और 71। ठीक है। 71 की 61। ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई मुगल वंश के संस्थापक बाबर लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1556 को हुई थी, 26 को हुई थी। ठीक है। दूसरी लड़ाई 56 को हुई थी, पहली 26 को हुई थी। ठीक है। इब्राहिम लोदी इस लड़ाई में पराजित हुआ था और मारा गया था। बाबर ने मुगल वंश की नींव पड़ी। 1556 में पानीपत की लड़ाई किनके मध्य लड़ा था? हेमू के मध्य लड़ा गया था। अकबर और हेमू की मध्य लड़ा गया था। अकबर और हेमू की मध्य लड़ा गया था। ठीक है। ठीक है। अकबर और हेमू की मध्य लड़ा गया था। पानीपत की प्रथम युद्ध 1361 में। ठीक है। पानीपत की प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी की मध्य लड़ा गया था। ठीक है। पानीपत के द्वितीय युद्ध 15 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध 14 जनवरी
1761 को मराठों और अब्दास अब्दाली को लड़ा गया था। ठीक है, ये तो था। पानीपत के तीनों युद्ध 1526, 1556 और 1761 तीनों के बारे में संक्षिप्त में व्याख्या करो। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर जीता था। दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई, इसमें भी अकबर जीता था। और तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई, जिसमें अब्दाली जीता था। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद बाबा फरीद बोलते थे उसे। ठीक है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। इसने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। ठीक है, 1539 को। ठीक है, जिसमें विजयनगर के पश्चात शेरशाह की शिक्षा, शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। ठीक है, शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारकर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। ठीक है, अपने नाम के सिक्के पर अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और कालिंजर विजय 1545 में के दौरान बारूद में आग लगने से शेरशाह घायल हो गया और 22 मई 1945 को इसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह का मकबरा बिहारी ससाराम में स्थित है। ठीक है, निम्न से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हो गई थी? और वो हुमायूं था। ठीक है, भारत के मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद 1530 में गद्दी पर बैठा। दिल्ली पर बैठने से पूर्व हुमायूं बख्त खां के सूबेदार था। 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच में हुई थी, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया था। ठीक है, युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी धारण की। इसके बाद बिलग्राम कन्नौज में 1540 में हुमायूं एक बार फिर से शेरशाह से पराजित हुआ और सिंध होते हुए ईरान चला गया, जहां 15 वर्षों तक निर्वसित जीवन व्यतीत किया। और 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूर शासक सिकंदर शाह को पराजित कर पुनः दिल्ली पर गद्दी पर बैठा। 1556 में हुमायूं की मृत्यु उसके दीन पनाह की भवन की पुस्तकालय की श्रेणियों से गिरकर हो गई। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया था? 1526 में। बाबर ने प्रथम अभियान 1519 में यूसुफ जातियों के विरुद्ध बाजौर और भेरा पर किया था। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के भाई आलम खां लोदी के बराबर में भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 21 अप्रैल 1556 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत में सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाबर ने इस युद्ध में उजबेगों को तुगलकनामा युद्ध पद्धति का पहली बार प्रयोग किया। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया था? और वो था अकबर। ठीक है, आगरा के किले का निर्माण अकबर ने करवाया। ठीक है, आगरा किले का निर्माण सन 1565 से 73 में मुगल शाह बादशाह अकबर द्वारा किया गया था। इसका निर्माण कार्य अकबर के प्रधान कारीगर कासिम की रेख रेख में होता है। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था, इसलिए इसे आगरा का किला कहा जाता था। ठीक है, यह सन 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ठीक है, हेलो।